प्राचीन कविताओं के युग में हर कोई अपनी उम्र खर्च करके बोन बॉक्स खोलता है और तरह तरह की अद्भुत बोन प्राप्त करता है। किसी ने तलवार अमर बोन प्राप्त की और संसार का सबसे शक्तिशाली तलवार अमर बन गया। किसी ने कुनकुन बोन प्राप्त की जिससे गाना, नाचना और रैप हर कला में माहिर हो गया। किसी ने स्वर्गीय विष बोन प्राप्त की और पूरे संसार में अपराजेय बन गया। और मैं, जो अपने पिछले जन्म में मानव जाति की अंतिम आशा था, मुझे एक अजीब सा पारदर्शी डिब्बा मिला। उसे खोलने के लिए किसी भी कीमत की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, एक पूरी तरह रक्त लाल बोन कीड़ा पल भर में मेरे सिर को भेद गया। मैं एक 7वें चरण का शक्तिशाली विशेषज्ञ, जिसकी रक्षा अनगिनत शक्तिशाली बोन कीड़े कर रहे थे, उसी रहस्यमयी बोन कीड़े के हाथों एक ही वार में मारा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं 30 साल पहले पुनर्जन्म ले चुका हूँ। मुझे शक हुआ कि मेरा पुनर्जन्म उसी बोन कीड़े की वजह से हुआ है। समय और अंतरिक्ष की शक्ति रखने वाला बोन कीड़ा केवल स्प्रिंग एंड ऑटम बोन यानी स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा ही हो सकता है, लेकिन स्प्रिंग एंड ऑटम सिकाडा तो लाल रंग का नहीं होता। तभी मुझे अपने सीने में कुछ धड़कता हुआ महसूस हुआ। अच्छी बात यह थी कि पुनर्जन्म के बाद भी मेरी शक्तिशाली मानसिक शक्ति गायब नहीं हुई थी। मैंने तुरंत अपने शरीर के भीतर झांका और हैरान रह गया। मेरे दिल पर एक बोन कीड़ा चिपका हुआ था, वही पूरी तरह रक्त लाल और बेहद रहस्यमयी बोन कीड़ा। जीवन काल बोन, गुणवत्ता दिव्य, स्तर प्रथम चरण, द्वितीय चरण की शर्त 1000 वर्ष का जीवन काल, क्षमता जीवन काल निगलना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। यह तो पौराणिक जीवन काल बोन थी। यह भाग्य बोन, नियति बोन और स्प्रिंग एंड ऑटम बोन के साथ बोन जगत की 23 दिव्य बोन में से एक थी। यहाँ तक कि मेरे पिछले जन्म में भी किसी के पास यह बोन नहीं थी। कहा जाता है कि जो जीवन काल बोन पर नियंत्रण पा ले वह अनंत जीवन का स्वामी बन जाता है। और इस दुनिया में जहाँ बोन बॉक्स खोलने के लिए जीवन काल खर्च करना पड़ता है, जीवन काल बोन का मालिक होना मतलब सब कुछ पा लेना। लेकिन अभी खुश होने का समय नहीं था। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना शक्तिशाली बनना था, क्योंकि 2 महीने बाद इस शहर पर एक भयानक आपदा आने वाली थी और पूरी दुनिया अनगिनत संकटों में डूब जाएगी। उन लोगों को देखते ही मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ गई। पिछले जन्म में मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया कि मैंने सू छिंगशुए की चोरी छिपे तस्वीरें ली थी। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और हॉस्टल से भी भगा दिया गया। अपनी एकमात्र संपत्ति, एक सफेद बोन बॉक्स लेकर मैं इसी गली में आया था। इन गुंडों ने मुझे छात्र देखकर मेरा बोन बॉक्स छीन लिया और मुझे अधमरा कर दिया। अगर एक दयालु राहगीर ने मुझे न बचाया होता तो मैं उसी दिन सड़क पर मर गया होता। मैंने उन गुंडों को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मुझ पर जो कर्ज छोड़ा था, इस जन्म में उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओगे। मैंने बोन बॉक्स जेब से निकाला। उस पर अंक 10 खुदा हुआ था, जिसका मतलब था कि इसे खोलने के लिए 10 साल की उम्र खर्च करनी होगी। जैसे ही मैं इसे खोलने वाला था, मेरी आंखों के सामने अचानक एक सूचना विंडो दिखाई दी। प्रथम चरण अग्नि बोन, गुणवत्ता सफेद, क्षमता परिष्कृत करने के बाद आग को नियंत्रित कर सकता है, कोई खतरा नहीं। क्या यह बोन बॉक्स की सूचना थी? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। अगर यह सच था तो यह किसी स्वर्णिम चीट से कम नहीं था। सच्चाई परखने के लिए मैंने बिना हिचकिचाए बोन बॉक्स खोल दिया। बोन बॉक्स से एक चमकदार सफेद प्रकाश निकला। उसके आधार पर एक लाल रंग का बोन कीड़ा खड़ा था। वह मानो आग का स्रोत हो और उससे भयंकर गर्मी निकल रही थी। वह सचमुच अग्निबोन थी। मैं खुशी से झूम उठा। यह सूचना सच थी। बोन बॉक्स से निकली सफेद रोशनी ने उन गुंडों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। वे डंडे लेकर मुझे घेरते हुए बोले, ओए लड़के, बोन कीड़ा हमें दे दे, नहीं तो तेरी खोपड़ी फोड़ देंगे। मैंने उनकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। ये लोग बिल्कुल पिछले जन्म जैसे ही थे। मैंने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति बोन बॉक्स में प्रवाहित की और अग्नि बोन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बुरा हो गया, वह बोन कीड़े को परिष्कृत कर रहा है। उसे अभी रोको, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। गुंडे घबरा गए और हथियार लेकर मेरी ओर टूट पड़े। लेकिन उस समय उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे मार देना। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई धीमी गति वाली फिल्म चल रही हो। मेरे पास 7वें चरण के विशेषज्ञ की मानसिक शक्ति थी। बोन कीड़ा न होने पर भी मैं उन्हें आसानी से मार सकता था। ऊपर से मेरी अग्नि बोन का परिष्करण भी पूरा हो चुका था। अगले ही पल तपती हुई आग आसमान की ओर भड़क उठी। मैं मानो अग्निदेव बन गया था। मेरा पूरा शरीर लपटों में घिर गया। मेरी विशाल मानसिक शक्ति अग्निबोन को पूरी तरह नियंत्रित कर रही थी। मैंने बस हाथ लहराया और आग ने पल भर में उन सभी को निगल लिया। पिछले जन्म में मैंने भी दया की भीख मांगी थी। मैंने स्वेच्छा से बोन बॉक्स उन्हें सौंप दिया था, फिर भी उन्होंने मुझे अधमरा कर दिया था। इस बार वे सब जिंदा जलकर मर गए। मैं उनकी लाशों के बीच पहुंचा और जीवन काल बोन को सक्रिय किया। जीवन काल बोन का जीवन काल प्राप्त करने का तरीका बहुत सरल था, मारना। हल्के हरे रंग की जीवन ऊर्जा की पतली पतली धाराएं लाशों से निकलकर मेरे शरीर में समा गईं। सफलतापूर्वक 110 वर्ष का जीवन काल प्राप्त हुआ। मैं इस संख्या से बेहद संतुष्ट था। सिर्फ 8 गुंडों से ही मुझे 110 साल की उम्र मिल गई। वाकई 23 दिव्य बोन में से एक होने के योग्य थी। साधारण बोन मास्टरों को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए जीवन कीट बोन को परिष्कृत करना पड़ता था। उसमें बहुत समय और मेहनत लगती थी, लेकिन उसकी तुलना जीवन काल बोन से हो ही नहीं सकती थी। 2 महीने बाद आने वाली आपदा सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक अवसर भी थी। अगर मैं और अधिक शक्तिशाली बन जाऊं तो उन सभी अवसरों को अपने हाथ में ले सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद मुझे बोन व्यापार केंद्र में मिलने वाली शुद्धिकरण बोन याद आई। अगर मैं उसे प्राप्त कर लूं तो 2 महीनों के भीतर 4थे चरण का बोन मास्टर बन सकता हूं। शुद्धिकरण बोन एक पौराणिक श्रेणी की बोन थी। बोन रैंकिंग में उसका स्थान 88वां था। उसकी क्षमता अन्य बोन कीड़ों को शुद्ध और विकसित करना थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो मेरी अग्नि बोन सीधे शून्य ज्वाला बोन, रिवर्स फ्लेम बोन या उससे भी अधिक शक्तिशाली बोन में विकसित हो सकती थी। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी था रहने के लिए एक जगह ढूंढना। मैं एक 3 सितारा होटल पहुंचा और बोन मास्टर स्कूल का अपना छात्र पहचान पत्र दिखाकर एक बड़ा बिस्तर वाला कमरा बुक कर लिया। इस दुनिया में बोन मास्टरों का दर्जा बहुत ऊंचा था, इसलिए
बोन मास्टर स्कूल के छात्रों को भी कई विशेष सुविधाएं मिलती थीं। पिछले जन्म का मैं सचमुच कितना मूर्ख था। मेरे पास छात्र पहचान पत्र होने के बावजूद मैंने उसकी सुविधाओं का उपयोग नहीं किया और जाकर उसी गली में भिखारी की तरह रहने लगा। होटल में नहाने के बाद मेरा पूरा शरीर तरोताजा हो गया। मैंने टीवी चालू किया, उस पर दुनिया भर की खबरें चल रही थीं। इस समय की यादें मेरे दिमाग में बहुत कम थीं, इसलिए मुझे पूरी दुनिया की स्थिति फिर से समझनी थी। यूरोप की स्वान झील में एक बार फिर पौराणिक जल राक्षस दिखाई दिया है। वह मौसम को नियंत्रित कर सकता है और हवा व वर्षा बुला सकता है। उसकी जांच के लिए एक जल तत्व का छठे चरण का बोन मास्टर गया था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। प्रशांत महासागर के डेविल सी क्षेत्र में अचानक टीवी पर अगली खबर आई। एक विशेष क्षेत्र प्रकट हुआ है जहां चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुका है। कुछ लोगों ने एक ही पल में देखा कि पानी के नीचे से एक प्राचीन भूमिगत नगर उभर आया है। उसके भीतर जीवन की गतिविधियों के संकेत मिले हैं। सकुरा देश के तेंजू पर्वत में ज्वालामुखी फटने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने ज्वालामुखी के मुहाने पर अग्नि से बने विशाल और भयावह वास्तविक आत्मा जैसे दैत्यों को भीतर से बाहर निकलने की कोशिश करते देखा है। दुनिया भर में कुल 72 मकबरे प्रकट हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मेंग दे का मकबरा है। उनमें प्रवेश की शर्तें और स्तर अभी तक अज्ञात हैं। मैं समाचार देखते हुए गहरी सोच में पड़ गया। स्वान झील, डेविल सी और तेंजू पर्वत। पिछले जन्म में ये सभी अत्यंत खतरनाक स्थान थे, लेकिन मेंग दे के 72 मकबरे एक बहुत बड़ा अवसर थे। 6 महीने बाद एक ही दिन उन सभी 72 मकबरों के द्वार अचानक खुल जाएंगे। उनमें से केवल एक ही असली होगा। जो भी उसमें प्रवेश करेगा उसे विरासत प्राप्त होगी और वह पूर्वी हान राजवंश के अंतिम काल के मेंग दे को जगा सकेगा। लेकिन उस समय जिन बोन मास्टरों ने उस असली मकबरे में प्रवेश किया था, उन्होंने मेंग दे को जगाने के बजाय उसे हमेशा के लिए सोने दिया, क्योंकि कोई भी ये दांव खेलने की हिम्मत नहीं कर पाया। किसी को नहीं पता था कि पुनर्जीवित होने के बाद मेंग दे मानव जाति के लिए वरदान बनेगा या अभिशाप। लेकिन मैं जानता था, मेंग दे के पुनर्जीवित होने के बाद वो पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। इस दुनिया के वे सभी प्रतिभाशाली युवा भी समय से पहले मारे नहीं जाएंगे। इस जन्म में मेंग बॉस को भी बाहर आकर थोड़ा खेलने का मौका देना चाहिए। मैंने मन ही मन निर्णय लिया। दुकान में रखी नीली गुणवत्ता वाली विकास बोन हासिल करने के लिए मैंने पहले अपने पिछले जन्म का एक छोटा सा अवसर वापस लेने का फैसला किया। पिछले जन्म में भागते समय मुझे यूनहे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने पेड़ के नीचे दबा हुआ हरा बोन बॉक्स मिला था। एक हरे बोन बॉक्स की बाजार कीमत 1 लाख चांदी के सिक्के थी, इस पहली पूंजी के साथ। और अब मेरे पास मौजूद सूचना प्रणाली की मदद से मैं सबसे आसान तरीके से पैसा कमा सकता था। बोन बॉक्स खोल सकता था और लाखों मूल्य वाला नीला बोन बॉक्स आसानी से खरीद सकता था। अभी अभी मैंने स्नान किया था और होटल का नाइट गाउन ही पहन रखा था। होटल के रिसेप्शनिस्ट की अजीब नजरों के बीच मैं बाहर निकल गया। गली के मोड़ पर पहुंचते ही मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह था लिन हान, जो किंग दाओफू संगठन का सदस्य था। किंग दाओफू एक सरकारी संगठन था जिसका काम शहर में घुस आने वाले हत्यारों और राक्षसों का सफाया करना था। पिछले जन्म में इसी व्यक्ति ने गली में मेरी जान बचाई थी जब मैं मौत की कगार पर था। अपने जीवन रक्षक से दोबारा मिलने पर स्वाभाविक रूप से मैं उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, कैप्टन लिन, शुभ संध्या। आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। इतनी रात को यहाँ लोगों को मार रहे हैं। बेचारे ये छोटे भिखारी कितनी बुरी तरह मरे हैं। लिन हान मेरी ओर मुड़ा। उसके होंठ अनायास ही फड़क उठे। तुम्हारा ये पहनावा भी बड़ा अलग है। सरकारी संगठन का कप्तान होने के कारण लोगों द्वारा पहचाने जाने पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस टहलने निकला था, कपड़े बदलने की आलस आ गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, कोई बात नहीं, जल्दी घर लौट जाओ। इस इलाके में एक दुष्ट बोन मास्टर घूम रहा है। इन भिखारियों को उसी ने मारा है। मेरी 7वें चरण की मानसिक शक्ति के पूर्ण छिपाव के कारण लिन हान मेरे शरीर में किसी भी बोन कीड़े की आभा महसूस नहीं कर सका और उस पर मुझे लेकर जरा भी शक नहीं हुआ। मैंने सिर हिलाया। जी कैप्टन लिन, मैं अभी लौट जाता हूँ। उससे दूर जाने के बाद ही मैं मन बड़बड़ाया। दुष्ट बोन मास्टर तुम ही हो। तुम्हारा पूरा खानदान ही दुष्ट बोन मास्टर है। शहर के बाहर का इलाका यूनहे शहर की सुरक्षित सीमा में नहीं आता था। रास्ते में कभी भी हत्यारे या राक्षस मिल सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने पहले अपनी प्रथम चरण अग्निबोन को विकसित करने का निर्णय लिया। अग्निबोन एक बहुत सामान्य बोन कीड़ा था। उसकी लड़ाई की क्षमता न बहुत अधिक थी और न बहुत कम, इसलिए उसके दूसरे चरण में विकसित होने की शर्त भी बहुत सरल थी, 10 वर्ष का जीवन काल। सामान्य परिस्थितियों में जब तक कोई अपनी बोन की विकास दिशा तय करके उसे लंबे समय तक उपयोग करने का इरादा न रखे, अधिकांश लोग निम्न स्तर की बोन को विकसित नहीं करते। पहला कारण यह था कि दूसरे चरण में पहुंचने के बाद भी उसकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती। दूसरा कारण था जीवन काल का अत्यंत मूल्यवान होना। कोई भी अपनी उम्र ऐसी बोन पर खर्च नहीं करना चाहता था जिसे भविष्य में कभी भी छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन मेरे लिए जीवन काल केवल एक संख्या था। इस समय मेरे पास 121 वर्ष का जीवन काल था। यह पूरी तरह पर्याप्त था। मैंने सूचना पैनल खोला और विकास का विकल्प चुन लिया। जैसे ही मेरे 10 वर्ष का जीवन काल अग्निबोन में समाया, उसके पूरे शरीर से अचानक प्रचंड अग्नि फूट पड़ी। उसके शरीर की लपटें पहले से कहीं अधिक प्रचंड हो गईं और उस पर अग्नि की नई रेखाएं उभर आईं। हालांकि अग्निबोन की शक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया और उसे कोई नई क्षमता भी नहीं मिली, लेकिन उसकी आग की तीव्रता पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई। 1 घंटे बाद मैं आखिरकार पिछले जन्म की यादों में मौजूद उसी पुराने पेड़ के नीचे पहुंच गया। पिछले जन्म में मैं पीछा किए जाने के कारण गलती से यहाँ आ गया था।
30 साल से भी अधिक समय बीत चुका था। मैं ठीक ठीक भूल चुका था कि बोन बॉक्स कहाँ दबा था। मैं पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। तभी मेरी नजर मिट्टी के एक ऐसे हिस्से पर पड़ी जिसका रंग बाकी जगहों से अलग था। ऐसा लग रहा था मानो उसे अभी अभी खोदा गया हो। मैंने परीक्षण के तौर पर वहां खुदाई शुरू की। जैसा मैंने सोचा था, कुछ ही देर में मुझे वहां से एक हरे स्तर का बोन बॉक्स मिल गया। वही बोन बॉक्स जो पिछले जन्म में मिला था। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये अभी अभी यहाँ प्रकट हुआ है? मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अपना ध्यान बोन बॉक्स पर केंद्रित किया। अगले ही पल उसके ऊपर सूचना दिखाई दी। इस बोन बॉक्स के भीतर द्वितीय चरण की अदृश्यता बोन छिपी हुई है। परिष्कृत करने के बाद अदृश्य होने की क्षमता प्राप्त होगी। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। एक हरे बोन बॉक्स से वास्तव में नीली गुणवत्ता की बोन निकल रही थी, वह भी बेहद दुर्लभ अदृश्यता बोन। यहाँ तक कि नीले बोन बॉक्स में भी अदृश्यता बोन निकलना बेहद कठिन था। बाजार में एक अदृश्यता बोन की कीमत कम से कम 50 लाख चांदी के सिक्के थी और फिर भी उसे खरीदना लगभग असंभव था। मुझे जैसे ही याद आया कि पिछले जन्म में मैंने इसे केवल 1 लाख चांदी के सिक्कों में बेच दिया था, मेरा मन हुआ कि खुद को जोरदार थप्पड़ मारूं। लेकिन अब मैं पुनर्जन्म ले चुका था। मैंने बिना किसी झिझक के 100 वर्ष का जीवन काल खर्च करके बोन बॉक्स खोल दिया। नीले रंग की चमकदार रोशनी बॉक्स से फूट पड़ी। उसके आधार पर एक आधा पारदर्शी बोन कीड़ा शांतिपूर्वक खड़ा था। जैसे ही मैं उसे परिष्कृत करने वाला था, अचानक मेरे पीछे से गुस्से से भरी एक दहाड़ सुनाई दी। धत तेरे की, अभी अभी तो मैंने इसे यहाँ दबाया था। बस 1 मिनट पेशाब करने गया और तूने इसे खोद निकाला। तभी मुझे एहसास हुआ, यह बोन बॉक्स प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए मिट्टी का रंग अलग था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी मुझे गुस्से से घूर रहा था। उसकी कमर पर एक विशाल बोन कीड़ा लिपटा हुआ था। वो था स्वर्गीय विष कनखजूरा बोन। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यह एक नीली गुणवत्ता वाली युद्ध प्रकार की बोन थी जिसके पास घातक विष था। नीली गुणवत्ता वाली बोन में भी इसकी युद्ध क्षमता सबसे ऊंची श्रेणी में गिनी जाती थी और देखने से साफ लग रहा था कि उसकी यह स्वर्गीय विष कनखजूरा बोन पहले ही तीसरे चरण तक पहुंच चुकी थी। तीसरे चरण के बाद वह एक विशाल कनखजूरा अवतार बुला सकती थी जिसकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह थी। अगर सच में लड़ाई हुई तो मेरी अग्नि बोन पल भर में मार दी जाएगी। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वो मैं समझा सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि यह सिर्फ एक संयोग था, क्या तुम विश्वास करोगे? मैं थोड़ा सा असहज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। संयोग? संयोग तेरे बाप का। बता, तू कब से मेरा पीछा कर रहा है? गंजे आदमी की आंखों में क्रूरता झलक रही थी। उसके शरीर से जबरदस्त हत्या की मंशा निकल रही थी। अगर मेरी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल न होती कि वह मेरी असली ताकत का अंदाजा न लगा पाता, तो वह बहुत पहले मुझ पर हमला कर चुका होता। मेरे होंठ हल्के से फड़क उठे। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? यह सचमुच सिर्फ एक संयोग है। संयोग है? तो फिर अभी उसी वक्त वह बोन बॉक्स मुझे वापस कर दे, नहीं तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। ये कहते ही उसके पीछे एक विशाल त्यान वुगोंग का प्रेत रूप प्रकट हो गया। एक ठंडी और दुष्ट आभा सीधे मेरी ओर दबाव बनाने लगी। स्पष्ट था कि उसने भी अभी अभी वह नीली रोशनी देख ली थी। उस विशाल प्रेत रूप को देखकर मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वाकई यह तीसरे चरण का त्यान वुगोंग बोन था। हालांकि उसका शरीर अभी पूरी तरह हरा नहीं हुआ था और उसमें जहरीले पंजे भी विकसित नहीं हुए थे, यानी वह अभी चौथे चरण तक नहीं पहुंचा था। गंजा आदमी बुरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक नजर में त्यान वुगोंग बोन को पहचान लूंगा। इतना ही नहीं, मैंने उसकी विशेषताएं भी बता दी। आज तक उसने कभी नहीं सुना था कि किसी और ने भी त्यान वुगोंग बोन को परिष्कृत किया हो। उसने हर विकास अपने दम पर एक एक कदम करके खोजा था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तू आखिर है कौन? तुझे त्यान वुगोंग बोन के बारे में कैसे पता? मैंने बेपरवाही से कहा, सिर्फ नीली गुणवत्ता वाला त्यान वुगोंग बोन ही तो है। इसके बारे में जानना क्या कोई बड़ी बात है? सामान्य। गंजे आदमी के चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। त्यान वुगोंग बोन मिलने के बाद उसने इंटरनेट पर न जाने कितनी जानकारी खोजी थी, लेकिन कोई उपयोगी सूचना नहीं मिली। उसने ऑनलाइन पोस्ट करके मदद भी मांगी थी, लेकिन लोग उल्टा उससे पूछने लगे कि त्यान वुगोंग बोन आखिर होता क्या है। उस दिन के बाद से उसे लगने लगा था कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ उसी के पास यह बोन है, और आज पहली बार उसने किसी और के मुंह से त्यान वुगोंग बोन का नाम सुना था। हालांकि वो बेहद हैरान था, फिर भी उसने अपने मन की जिज्ञासा को दबा लिया। जानता है तो क्या हुआ? अगर बोन बॉक्स वापस नहीं करेगा तो मुझे मजबूरन तुझ पर हाथ उठाना पड़ेगा। मैंने शांत स्वर में कहा, यह असंभव है। यह बोन बॉक्स मैंने पेड़ के नीचे से खोदा है। यह प्राकृतिक बोन बॉक्स है। गंजा आदमी गुस्से से कांपने लगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, पहले लड़ाई होगी, बाकी बातें बाद में। जैसे ही वो हमला करने वाला था, मैंने फिर कहा, बोन बॉक्स मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर दे सकता हूँ जिससे तुम सीधे चौथे चरण में पहुंच जाओगे। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह पूरे 10 वर्षों से तीसरे चरण में अटका हुआ था। अगर सचमुच चौथे चरण तक पहुंच सकता था तो एक नीली बोन क्या, वह अपनी पूरी संपत्ति भी खुशी खुशी दे देता। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, अगर तू सच में मुझे चौथे चरण तक पहुंचा दे तो यह हरा बोन बॉक्स तेरा। ऊपर से मैं तेरा एक एहसान भी मानूंगा। कैसा रहेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसके अलावा मुझे त्यान वुगोंग बोन की एक बूंद मुख्य विष भी चाहिए। आखिर मैं तुम्हें चौथे चरण का इतना बड़ा अवसर दे रहा हूँ। वो त्यान वुगोंग बोन की मुख्य विष बूंद बेहद मूल्यवान थी। उसकी केवल एक बूंद खोने से ही उसकी लड़ाई की क्षमता काफी कम हो जाती थी, इसलिए यह विशेष सामग्री बाजार में लगभग कभी उपलब्ध नहीं होती थी। यह सचमुच ऐसी वस्तु थी जिसकी कीमत तो थी, लेकिन मिलना लगभग असंभव था। गंजे आदमी ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। त्यान वुगोंग में कुल मिलाकर कुछ ही मुख्य विष की बूंदें होती हैं। उसकी प्रतिक्रिया मेरी उम्मीद के मुताबिक ही थी, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे चौथे चरण तक पहुंचा दूं तो क्या इसे फिर भी विष की कमी रहेगी? जैसे ही उसने चौथे चरण का नाम सुना,
उसका शरीर हल्का सा कांप गया। अगर वह सचमुच चौथे चरण में पहुंच जाता तो सारी विष बूंदें दे देने में भी उसे कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि चौथे चरण के बाद जो भी कमी होती वह अपने आप पूरी हो जाती। कुछ देर सोचने के बाद वह मान गया, अगर तू सच में मुझे चौथे चरण तक पहुंचा सकता है तो मैं तुझे विष दूंगा, लेकिन पहले तरीका बता, मैंने शांत स्वर में कहा। तियान वुगोंग बोन के चौथे चरण की आधिकारिक शर्त एक बैंगनी गुणवत्ता वाली विष घास और 3000 वर्ष का जीवन काल है, सही? उसका दिल फिर से जोर से कांप उठा। यह वही जानकारी थी जो स्वर्गीय मार्ग के सूचना पैनल में दर्ज थी, और यह जानकारी केवल उसी व्यक्ति को मिल सकती थी जिसके पास पहले से तीसरे चरण का तियान वुगोंग बोन हो। मैंने बिना भाव बदले आगे कहा, तुम भी जानते हो कि यह तरीका बेहद कठिन है। विष घास जहरीले गुणों वाले अधिकांश उच्च स्तरीय विकासों की मुख्य सामग्री है। बाजार में इसका मिलना लगभग असंभव है। उसने अपने मन की उथल पुथल दबाई। तो मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे पास तियान वुगोंग बोन को चौथे चरण में पहुंचाने का दूसरा तरीका भी है। पिछले जन्म में मैंने एक 5वें चरण के बोन मास्टर को मारा था जिसके पास तियान वुगोंग बोन थी। उसकी युद्ध डायरी में मैंने चौथे चरण की एक वैकल्पिक विकास विधि देखी थी। गंजे आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि किसी भी बोन की केवल एक ही विकास विधि नहीं होती। यह बोन मास्टरों की दुनिया में कोई रहस्य नहीं था। उसने अपने उत्साह को दबाते हुए पूछा, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा तरीका असली है? मैं मुस्कुराया और आसमान की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, स्वर्गीय मार्ग विश्वास कर ले, वही काफी है। इतना कहकर मैंने दोनों हाथों से मुद्राएं बनाई। हे स्वर्ग और पृथ्वी, इस बोन की विकास विधि को दर्ज करो। अगले ही पल आकाश में सुनहरी बिजली भयानक गर्जना के साथ चमक उठी। अनगिनत सुनहरी विद्युत रेखाओं ने पूरे रात के आकाश को रोशन कर दिया। मेरे सामने सुनहरे रंग का एक कागज प्रकट हुआ। यह स्वर्गीय मार्ग की शक्ति थी। केवल सच्ची विकास विधि को ही स्वर्गीय मार्ग स्वीकार करता था। अगर विधि झूठी होती तो उसका पंजीकरण तुरंत असफल हो जाता। अपने सामने यह दिव्य दृश्य देखकर गंजे आदमी की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसे याद आया कि उसने इंटरनेट पर एक बार पढ़ा था, केवल छठे चरण या उससे ऊपर के विशेषज्ञ या फिर विशेष रिकॉर्ड प्रकार बोन रखने वाले लोग ही स्वर्ग और पृथ्वी से विकास विधि दर्ज करवा सकते हैं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। स्वाभाविक रूप से मैं यह कर सकता था। सुनहरे कागज पर शब्द उभरने लगे। तियान वुगोंग बोन, चौथे चरण की विकास विधि। 3 भू तियान वुगोंग बोन, 1 विष तियान वुगोंग बोन, 2 विष घास और 1000 वर्ष का जीवन काल मिलाकर तियान वुगोंग बोन को चौथे चरण में विकसित किया जा सकता है। जैसे ही पंजीकरण पूरा हुआ, सुनहरी रोशनी पूरे सूत्र पर घूम गई। उसके बाद कागज पर एक सुनहरी मुहर उभर आई। इसका अर्थ था, इस विकास विधि को स्वर्गीय मार्ग ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। मैंने वह कागज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब तो विश्वास हो गया? गंजा आदमी उत्साह से कांप उठा। साथ ही उसके मन में डर की एक लहर भी दौड़ गई। ऐसी क्षमता रखने वाला व्यक्ति या तो छठे चरण का विशेषज्ञ था या फिर उसके पास नारंगी गुणवत्ता वाली रिकॉर्ड प्रकार बोन थी, और उसके पीछे निश्चित ही कोई बेहद शक्तिशाली संगठन मौजूद था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की रक्षा करने वाला कोई न हो, यह कैसे संभव था? उसने घबराकर थूक निकला। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर मैंने अभी सच में इस पर हमला कर दिया होता तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू निकाला, तियान वुगोंग बोन के पेट में हल्का सा चीरा लगाया और उसका सारा मुख्य विष एक शीशी में भर दिया। फिर उसने दोनों हाथों से वह शीशी मेरी ओर बढ़ाई, कमर को पूरे 90 डिग्री तक झुकाया और अत्यंत सम्मान पूर्वक बोला, बड़े साहब, इसे मेरी पहली भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। मैंने भी इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। गंजे आदमी ने तो सचमुच तियान वुगोंग बोन का सारा जहर निचोड़कर मुझे दे दिया। उसे जितना देखता गया उतना ही वह मुझे अच्छा लगने लगा। यह गंजा आदमी वाकई काबिल था। पिछले जन्म में अगर उसके द्वारा दबाया गया वह हरा बोन बॉक्स मेरी मदद न करता तो मैं बहुत पहले ही यूनहे शहर में मर गया होता। आखिरकार मैं उसका एक एहसानमंद था। जहर लेने के बाद मैंने विकास सूत्र उसे सौंप दिया। सूत्र तुम्हें दे दिया है, मेहनत करो और चौथे चरण का विशेषज्ञ बनो। सूत्र हाथ में लेते ही वो खुशी से पागल हो गया। वो सिर उठाकर मेरा धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन तब तक मैं पूरी तरह गायब हो चुका था। वाकई कोई महान विशेषज्ञ है। इतनी जल्दी गायब हो गए कि मुझे उनकी जरा सी भी आभा महसूस नहीं हुई। हाथ में विकास सूत्र को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शियाओ यू, पापा को आखिर तुम्हारा बदला लेने का मौका मिल गया। लेकिन गंजा आदमी ये नहीं जानता था कि मैं वास्तव में गया ही नहीं था, मैं बस अदृश्य हो गया था। इतनी देर में मैं पहले ही अदृश्यता बोन को पूरी तरह परिष्कृत कर चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है इस गंजे आदमी की भी कोई दर्द भरी कहानी है। यह सूत्र देना उसके एहसान का बदला चुकाना ही समझो। मैं शिनलान शहर की बोन मार्केट स्ट्रीट पहुंचा। पूरी सड़क लगभग 1500 मीटर लंबी थी। यहाँ बोन मास्टरों की जरूरत की लगभग हर चीज खरीदी जा सकती थी। इस बार मेरा केवल एक ही लक्ष्य था, ज्यादा से ज्यादा बोन बॉक्स खोलना। जितनी अधिक शक्तिशाली बोन मिलेंगी उतनी जल्दी मेरी ताकत बढ़ेगी। इस समय मेरे पास कुल 3 बोन थी। सर्वोच्च लाल गुणवत्ता वाली जीवन काल बोन, नीली गुणवत्ता वाली अदृश्यता बोन, सफेद गुणवत्ता वाली अग्नि बोन। लेकिन इन तीनों के गुण आपस में मेल नहीं खाते थे। वे मिलकर किसी भी तरह का विशेष प्रभाव पैदा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मैंने अभी तक स्वर्गीय मार्ग में आधिकारिक रूप से अपनी बोन मास्टर रैंक का पंजीकरण भी नहीं कराया था। इसलिए सख्ती से कहूं तो मैं अभी एक साधारण बोन मास्टर भी नहीं था, पहले चरण का भी नहीं। मुझे सबसे अधिक जिज्ञासा इस बात की थी कि मेरे पास पिछले जन्म के 7वें चरण की मानसिक छाप मौजूद है। अगर मैं दोबारा पहले चरण तक पहुंचूंगा तो क्या स्वर्गीय मार्ग मुझे फिर से पुरस्कार देगा? स्वर्गीय मार्ग के पुरस्कार केवल हर चरण में पदोन्नति के समय ही मिलते हैं, और वे पुरस्कार अक्सर अत्यंत दुर्लभ होते हैं। उनमें से कई तो वास्तविक दुनिया में किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। सोचते सोचते मैं एक बोन
बॉक्स की दुकान में पहुंच गया। एक बेहद आकर्षक महिला सेल्स गर्ल तुरंत मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। आदरणीय ग्राहक, आपका स्वागत है। क्या आपको किसी गाइड की आवश्यकता है? मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जरूरत नहीं। वह समझदार थी। वह तुरंत पीछे हट गई। आखिर कोई भी समझदार व्यक्ति किसी बोन मास्टर के पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ता जब तक कि उसे अपनी उम्र बहुत ज्यादा न लगने लगे। दुकान की अलमारियों पर अधिकांश सफेद और धूसर बोन बॉक्स रखे थे। केवल बीच के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में एक नीला बोन बॉक्स रखा था। मैंने अपनी दृष्टि उन सभी बोन बॉक्स पर केंद्रित की। तुरंत एक एक करके सूचनाएं दिखाई देने लगी। धूसर बोन बॉक्स, इसके अंदर बेकार मिट्टी का ढेर है। पोषण इतना कम है कि इसमें फूल भी नहीं उगेंगे। सफेद बोन बॉक्स, इसके अंदर गोबर का एक बड़ा ढेर है। खोलते ही बदबू से बेहाल हो जाओगे। सफेद बोन बॉक्स, इसके अंदर एक जल बूंद बोन है। सफेद गुणवत्ता की सबसे साधारण युद्ध प्रकार बोन। धूसर बोन बॉक्स, इसके अंदर एक विषैला मधुमक्खी जैसा जीव है। इसकी गति बेहद तेज है। खोलते ही तुम घायल हो सकते हो, यहाँ तक कि मर भी सकते हो। सफेद बोन बॉक्स, इसके अंदर मृत्यु बोन है। इसे खोलते ही तुम उसी क्षण मर जाओगे। जितना अधिक मैं देखता गया, मेरे चेहरे के भाव उतने ही अजीब होते गए। मैं मन ही मन बुदबुदाया, क्या इस दुकान के मालिक के पूर्वजों की कब्र किसी ने खोद दी थी? इतने सारे बोन बॉक्स में लगभग हर एक किसी न किसी नकारात्मक प्रभाव वाला था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक सफेद बोन बॉक्स में भी मृत्यु बोन छिपी हुई थी। मृत्यु बोन, बोन बॉक्स की दुनिया की सबसे भयानक बोन। इससे अधिक खतरनाक कोई नहीं। आमतौर पर यह केवल नीले या उससे ऊंचे स्तर के बोन बॉक्स में ही मिलती थी। हर बोन बॉक्स खोलने वाले के लिए यह सबसे बड़ा दुःस्वप्न थी। जिस क्षण मृत्यु बोन बाहर आती, उसी क्षण वह सक्रिय हो जाती और सामने वाला व्यक्ति बिना किसी प्रतिरोध के वहीं मर जाता। मैंने कुछ देर सोचा, फिर आगे बढ़कर वह सफेद बोन बॉक्स उठा लिया जिसमें मृत्यु बोन थी। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह दुश्मनों के लिए एक बेहद घातक सरप्राइज साबित हो सकती थी। इसके बाद मैंने जल बूंद बोन वाला सफेद बोन बॉक्स भी उठा लिया। जल बूंद बोन की कीमत अग्नि बोन के बराबर थी, लगभग 3 लाख चांदी के सिक्के। अगर मैं अग्नि बोन और जल बूंद बोन दोनों को तीसरे चरण से ऊपर विकसित कर दूं, तो फिर उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश कर सकता था। हालांकि दोनों देखने में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन लगते थे, लेकिन यही विरोधी शक्तियां बेहद कम संभावना के साथ मिलकर एक और अधिक शक्तिशाली बोन बना सकती थी। हरे स्तर की जल अग्नि बोन, पानी और आग के सम्मिलित होने से उसकी युद्ध क्षमता अत्यंत भयानक हो जाती थी। इसके बाद मैं हरे और नीले बोन बॉक्स वाले हिस्से में पहुंचा। मैंने अपनी किस्मत फिर आजमाई। एक बार फिर असंख्य सूचनाएं मेरी आंखों के सामने उभरने लगी। हरा बोन बॉक्स, इसके अंदर एक बड़ा सॉसेज है। धूसर गुणवत्ता का स्वादिष्ट युद्ध राशन। हरा बोन बॉक्स, इसके अंदर वृद्धावस्था की शक्ति है। खोलते ही तुम तुरंत बूढ़े हो जाओगे और 20 वर्ष का जीवन काल खो दोगे। हरा बोन बॉक्स, इसके अंदर एक बीमारी है। इसे खोलने पर तुम गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाओगे। बस कुछ ही बॉक्स देखकर मेरे सिर पर काली लकीरें पड़ गईं। मैंने मन ही मन सोचा, क्या इस दुकान का मालिक जन्मजात अपशकुनी है? बुढ़ापा, बीमारी, दुर्भाग्य, ऐसे बोन बॉक्स जिन्हें देखकर कुत्ता भी सिर हिलाकर चला जाए, वह सब खरीद कर ले आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि दुकान पूरी तरह सुनसान थी। एक भी ग्राहक नहीं था। अगर मेरे पास यह सूचना देखने की क्षमता न होती तो शायद मैं जिंदा इस दुकान से बाहर भी नहीं निकल पाता। मैंने धैर्य रखते हुए सभी बॉक्स देखे। आखिरकार मुझे कुछ अच्छे बोन बॉक्स मिल ही गए। एक में 10,000 वर्ष वाला जीवन कीट था। उसे परिष्कृत करने पर सीधे 10,000 वर्ष का जीवन काल मिल सकता था। साधारण बोन मास्टरों के लिए जीवन काल बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका था। उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ चांदी के सिक्के थी। एक नीली गुणवत्ता की तीर बोन भी थी। उच्च आक्रमण क्षमता वाली युद्ध प्रकार बोन। उससे हत्या करना केवल एक विचार भर की दूरी पर था। उसकी कीमत कम से कम 50 लाख चांदी के सिक्के थी। इसके अलावा एक हरी गुणवत्ता की विद्युत बोन भी थी, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख चांदी के सिक्के थी। मैं कुल 9 बोन बॉक्स लेकर भुगतान काउंटर पर पहुंचा। एक नीला बोन बॉक्स 10 लाख, 5 हरे बोन बॉक्स 50 लाख, 3 सफेद बोन बॉक्स 3 लाख, कुल मिलाकर 9 बोन बॉक्स की कीमत। इस समय मेरे कार्ड में 30 लाख चांदी के सिक्के थे, पूरी तरह पर्याप्त। असल में यहाँ आने से पहले मैं तियान वुगोंग बोन के जहर की एक बूंद बेचकर पैसे जुटाने वाला था, लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात एक तीसरे चरण की महिला बोन मास्टर से हुई, जिसकी बोन गंभीर रूप से घायल थी। मैंने अपने 7वें चरण की मानसिक शक्ति से उसकी बोन का उपचार कर दिया। उसने मुझे उपचार शुल्क के रूप में सीधे 30 लाख चांदी के सिक्के दिए। उसी समय मुझे कमाई का एक और तेज तरीका भी समझ में आ गया। बोन मास्टरों के लिए बोन की योजना बनाना, उपयुक्त संयोजन सुझाना और उनकी समस्याओं का निदान करना हमेशा से एक अलग पेशा रहा है। प्रसिद्ध विशेषज्ञ तो केवल परामर्श के लिए ही करोड़ों चांदी के सिक्कों से कम नहीं लेते थे, और मैं कभी 7वें चरण का विशेषज्ञ रह चुका था। बोन कीड़ों के बारे में मेरा ज्ञान वास्तविक अर्थों में एक महान गुरु के स्तर का था। मैंने पूछा, वैसे क्या आपकी दुकान बोन कीड़े भी खरीदती है? सेल्स गर्ल ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, हम सभी बोन कीड़ों को बाजार की मानक कीमत पर खरीदते हैं। क्या आपके पास बेचने के लिए अतिरिक्त बोन कीड़े हैं? मैंने सिर हिलाया। मैंने तय किया कि इन 9 बोन बॉक्स में से जो 2 बोन कीड़े मेरे किसी काम के नहीं हैं, उन्हें बेच दूंगा। आखिर मेरे पास दिव्य नेत्र था। अगर मुझे बोन बॉक्स खोलने के लिए भी पैसे की चिंता करनी पड़े तो ये मेरे लिए शर्म की बात होती। असल में मेरी योजना थी कि बोन बॉक्स खरीदने के बाद मैं गरीबों वाली बस्ती में घूमूं और कुछ अत्यंत दुष्ट भिखारों से थोड़ा बहुत जीवन काल भी इकट्ठा कर लूं। लेकिन अब मेरे पास 10,000 वर्ष वाला जीवन कीट था। फिलहाल उन्हें एक और दिन जीने देता हूँ। इस समय मेरे पास 111 वर्ष का जीवन काल बचा था। इतना एक सफेद बोन बॉक्स खोलने के लिए पर्याप्त था। मैंने सफेद बोन बॉक्स उठाया। जैसे ही उसमें 10 वर्ष का जीवन काल डाला, बॉक्स से तेज सफेद प्रकाश फूट पड़ा। मेरे सामने एक मोटा सा बोन कीड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर पर मांस की 10 गोलाकार परतें थीं। हर परत 1000 वर्ष के जीवन काल का प्रतीक थी। पास
पास खड़ी सेल्स गर्ल ने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। वह उत्साह से लगभग उछल पड़ी। 10,000 वर्ष वाला जीवन कीट, ये सचमुच 10,000 वर्ष वाला जीवन कीट है। सर आपकी किस्मत तो कमाल की है। पूरा 1 महीना हो गया, आखिरकार हमारी दुकान से किसी ने कुछ अच्छा निकाला है। मेरे होंठ हल्के से फड़क गए। तुम्हारी दुकान से पूरे 1 महीने से कोई अच्छी चीज नहीं निकली। वह बार बार सिर हिलाने लगी। हाँ बिल्कुल, पिछले 1 महीने में जो भी ग्राहक हमारी दुकान में आया वह बुरी तरह घाटे में गया। यहाँ तक कि 2 ग्राहक तो दुकान के अंदर ही मर गए। एक ग्राहक ने विस्फोट बोन निकाली और वहीं उड़ गया। दूसरे ने दुर्भाग्य बोन निकाली, दुकान से बाहर निकलते ही फिसल गया और कुत्ते के गोबर में घुटकर मर गया। जितना सुनता गया उतना ही मुझे अजीब लगता गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस दुकान के मालिक के पूर्वजों की कब्र किसी ने जरूर खोदी होगी। ये तो हद से ज्यादा अपशकुनी था। 1 महीना बिना किसी अच्छी चीज के निकल गया, ऊपर से 2 लोग मर भी गए। मेरी अजीब नजरों को देखकर सेल्स गर्ल ने फिर जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। वो शायद अब हमारी दुकान की बदकिस्मती खत्म हो गई है। देखिए ना, आपने तो 10,000 वर्ष वाला जीवन कीट निकाल लिया। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ चांदी के सिक्के है। वह घबराते हुए बोली, सर आप बाकी बोन बॉक्स वापस तो नहीं करेंगे? उसके दिल में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अगर दुकान के मालिक को पता चल गया कि उसकी बातों की वजह से 15 लाख चांदी के सिक्कों के बोन बॉक्स वापस हो गए तो वह उसे जरूर डांटेगा, शायद नौकरी से भी निकाल देगा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं उन्हें वापस नहीं करूंगा। हो सकता है मुझसे पहले आने वाले लोग सारे खराब बॉक्स चुनकर ले गए हों, अब सिर्फ अच्छे बॉक्स ही बचे हों। 10,000 वर्ष वाले जीवन कीट को परिष्कृत करने के बाद मैंने एक हरा बोन बॉक्स उठाया। जैसे ही उसमें 100 वर्ष का जीवन काल डाला, बॉक्स से तेज हरी रोशनी फूट पड़ी। उसके बाद बिजली से घिरा हुआ एक बोन कीड़ा मेरे सामने प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर सेल्स गर्ल पूरी तरह स्तब्ध रह गई। विद्युत बोन, इसकी बाजार कीमत 8 लाख चांदी के सिक्के है। सर आपने फिर से कमाल कर दिया। क्या सचमुच हमारी दुकान की बदकिस्मती खत्म हो गई? वह इतनी खुश हुई कि अगले ही पल खुशी से उछल पड़ी। वाह, अब मैं अभागी दुकान की सेल्स गर्ल नहीं रही। आज से यह दुकान भाग्यशाली दुकान कहलाएगी। इसके बाद मैंने लगातार 3 और हरे बोन बॉक्स खोले। पहले बॉक्स से निकली हरी गुणवत्ता की भंडारण बोन। इसमें सामान रखा जा सकता था। उसका भंडारण स्थान केवल 1 घन मीटर था। बाजार कीमत 15 लाख चांदी के सिक्के। दूसरे बॉक्स से निकली हरी गुणवत्ता की सौंदर्य बोन। इसे परिष्कृत करने के बाद कोई भी लड़की और अधिक सुंदर हो जाती थी और इसमें किसी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी का कोई निशान नहीं रहता था। बाजार कीमत 10 लाख चांदी के सिक्के। तीसरे बॉक्स से निकली हरी गुणवत्ता की शक्ति बोन। इसे परिष्कृत करने पर शारीरिक शक्ति बढ़ जाती थी। बाजार कीमत 8 लाख चांदी के सिक्के। सेल्स गर्ल तो ये सब देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गई। उत्साह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या दुकान के सारे खराब बोन बॉक्स पहले ही बिक चुके हैं? अब तो सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे बॉक्स ही बचे हैं। क्या मुझे भी अपनी सारी बचत लगाकर एक बोन बॉक्स खरीद लेना चाहिए? बाकी बचे बोन बॉक्स मैंने घर जाकर खोलने का फैसला किया। अगर मैं यहीं बहुत सारे बॉक्स खोलता रहा तो लोगों को मुझ पर शक होने लगता। मैंने शक्ति बोन और सौंदर्य बोन काउंटर पर रख दी। इन दोनों बोन की बाजार कीमत कितनी है? सेल्स गर्ल ने तुरंत उत्तर दिया, सर सौंदर्य बोन 10 लाख की है, शक्ति बोन 8 लाख की है, कुल मिलाकर 18 लाख चांदी के सिक्के। ये कहते समय उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बोन बॉक्स खरीदने में केवल 15 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे, लेकिन अब दुकान को उल्टा मुझे 18 लाख चांदी के सिक्के देने पड़ रहे थे। यानी मुझे सीधा 3 लाख चांदी के सिक्कों का लाभ हो गया। और मेरे पास अभी भी 1 करोड़ कीमत वाला 10,000 वर्ष जीवन कीट और एक अभी तक न खोला गया नीला बोन बॉक्स भी था। मैं सचमुच भाग्य का बादशाह था। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर बोली, सर दोबारा आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी जिंदगी के सबसे भाग्यशाली ग्राहक हैं। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे जरूर याद रखोगी। इसके बाद मैं कुछ और दुकानों में भी घूम आया। वहां से मुझे 2 और अच्छे बोन कीड़े मिले। पहली नीली गुणवत्ता की गुरुत्वाकर्षण बोन, जो मेरी आभा पूरी तरह छिपा सकती थी। दूसरी हरी गुणवत्ता की गति बोन, जो मेरी चलने और दौड़ने की गति बढ़ा सकती थी। इसके अलावा मैंने बोन कीड़ों के विकास के लिए आवश्यक कुछ सामग्री भी खरीद ली। हैरानी की बात यह थी कि मेरे चांदी के सिक्के कम होने के बजाय अब 2 करोड़ से भी अधिक हो चुके थे। जहां तक विद्युत बोन की बात थी, मैंने उसे सीधे बेच दिया, क्योंकि भविष्य में बोन संयोजन के लिए उसका मेरे पास कोई उपयोग नहीं था। अब मेरे सामने एक नई समस्या थी। मैंने पूरे बाजार में बैंगनी गुणवत्ता या उससे ऊंचे स्तर की एक भी बोन नहीं देखी। लगभग सभी उच्च स्तरीय बोन बड़े बड़े संगठनों के कब्जे में थी। भले ही उनके पास उन्हें खोलने के लिए पर्याप्त जीवन काल न हो, फिर भी वे उन्हें बाजार में आने नहीं देते थे। यह एक तरह का एकाधिकार था, ताकि स्वतंत्र बोन मास्टर अधिक शक्तिशाली न बन सकें। लेकिन इस दुनिया के लिए यह पूरी तरह बुरी बात भी नहीं थी, क्योंकि बड़े संगठनों के बोन मास्टरों पर कुछ न कुछ नियंत्रण रहता था। वे अपनी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र बोन मास्टर दुष्ट बन जाए और उसके पास पर्याप्त उच्च स्तरीय बोन भी हो, तो वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इस दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में मुख्य रूप से 3 थे, जिंगशी संघ, योमिंग महल और शुआनथियन मंडप। जिंगशी संघ सरकारी संगठन था, सबसे शक्तिशाली। पूरे शेंझोउ की हर शहर में उसकी शाखाएं थीं। उसके पास सबसे अधिक संसाधन और सबसे ऊंचा दर्जा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी भी यही थी, वह अत्यधिक निस्वार्थ था। अगर कभी किसी बड़े राक्षस या हत्यारे का हमला होता तो सबसे अंत में पीछे हटने वाला संगठन वही होता, यानी सबसे अधिक खतरा भी उसी को उठाना पड़ता। जहां तक योमिंग महल और शुआनथियन मंडप का सवाल था, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सारे उच्च स्तरीय बोन मास्टर ही सब कुछ नियंत्रित करते थे। नीचे के लोगों को अगर कोई शक्तिशाली बोन बॉक्स या बोन मिल भी जाए तो भी वह
वास्तव में उनकी नहीं रहती थी। पिछले जन्म में केवल उच्च स्तरीय बोन पाने के लिए मैं भी जिंगशी संघ में शामिल हुआ था, लेकिन उस तरह का निस्वार्थ बलिदान वह तो कोई पागल ही करेगा। हालांकि इस समय मेरे लिए उससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम, इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी चीज थी अपनी ताकत बढ़ाना, क्योंकि केवल ताकत होने पर ही किसी की बात सुनी जाती है। अब मेरे पास सारी आवश्यक सामग्री और बोन कीड़े मौजूद थे। अब समय आ गया था कि मैं जल अग्नि बोन का संलयन करूं। इस समय मेरे पास कुल 8 बोन कीड़े थे। लाल गुणवत्ता की जीवन काल बोन, नीली गुणवत्ता की अदृश्यता बोन, आभा छिपाने वाली बोन और बलवान बोन, हरी गुणवत्ता की तीव्र गति बोन और भंडारण बोन, सफेद गुणवत्ता की अग्नि बोन और जल बूंद बोन। इन 8 बोन कीड़ों का संयोजन काफी संतुलित था। इनमें आक्रमण और रक्षा दोनों की क्षमता थी। साथ ही कुछ विशेष योग्यताएं और उपाय भी मौजूद थे। अगर मैं अभी स्वर्गीय मार्ग में अपनी रैंक का मूल्यांकन करवाता तो उसका स्तर निश्चित ही कम नहीं होता। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी अदृश्यता बोन और आभा छिपाने वाली बोन। इन दोनों की वजह से मेरी जीवित बचने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। साथ ही छिपकर घुसपैठ करने और हत्या करने की शक्ति भी मिल गई थी। अगर इन्हें बलवान बोन के साथ जोड़ा जाए तो मैं एक उत्कृष्ट हत्यारा बन सकता था। जरा कल्पना करो, मैं पहले अदृश्य हो जाऊं, फिर अपनी पूरी आभा छिपा दूं, चुपचाप लक्ष्य के पीछे पहुंचूं और बलवान बोन से उसके सिर पर एक ही वार कर दूं। ऐसे हमले को कौन झेल पाएगा? अगर सामने वाला तैयार न हो तो चौथे चरण का बोन मास्टर भी वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन मुझे हत्यारा बनने में कोई रुचि नहीं थी। छिपकर मारने से ज्यादा मुझे सामने से कुचल देने का आनंद पसंद था। इसलिए इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अग्नि बोन और जल बूंद बोन। अगर मैं पहले इन दोनों को चौथे स्तर तक विकसित कर दूं और उसके बाद उनका संलयन करूं तो मुझे सीधे चौथे स्तर की जल अग्नि बोन मिल जाएगी। हरी गुणवत्ता की बोन में जल अग्नि बोन सर्वोच्च स्तर की युद्ध तत्व बोन मानी जाती थी। जैसे ही वह चौथे स्तर पर पहुंचेगी मेरी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस तरीके से संलयन करने पर बहुत सारी सामग्री भी बच जाएगी और शुरुआती कमजोर चरण भी आसानी से पार हो जाएगा। यह सोचकर मैंने तुरंत स्वर्गीय मार्ग का सूचना पैनल खोला। मैंने अग्निबोन चुनी और विकास पर क्लिक किया। क्या आप अग्निबोन को विकसित करना चाहते हैं? आवश्यक सामग्री, एक ज्वाला बोन, 100 वर्ष का जीवन काल। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ चुन लिया। जैसे ही ज्वाला बोन और जीवन काल गायब हुए, जीवन काल की शक्ति के साथ एक प्रचंड गर्म ऊर्जा अग्निबोन के शरीर में समा गई। क्षण भर में उसकी आभा उग्र हो उठी। साथ ही उसका पूरा शरीर तेजी से विकसित होने लगा। कुछ ही देर बाद उसके शरीर से भयानक अग्नि विस्फोट हुआ। लपटों ने सीधे होटल के कमरे की छत तक जला डाली। मैंने शांत भाव से उसे जलते हुए देखा। जलने दो, वैसे भी मैं जल्द ही ये होटल छोड़ने वाला हूँ। कुछ समय बाद तीसरे स्तर की अग्निबोन का विकास पूरा हो गया। मैंने बिना रुके फिर से विकास शुरू कर दिया, मेरे 7वें चरण की मानसिक शक्ति की सहायता से। हालांकि इसमें थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन अंत में विकास सफल रहा। अब मेरे सामने चौथे स्तर की सफेद गुणवत्ता वाली अग्निबोन थी। उसकी शक्ति अब किसी पहले स्तर की नीली युद्ध बोन से भी कम नहीं थी, लेकिन ये अभी भी मेरी सीमा नहीं थी। मैंने अपनी नजर अब जल बूंद बोन पर डाली। उग्र स्वभाव वाली अग्निबोन के विपरीत जल बूंद बोन का स्वभाव बेहद शांत था, इसलिए उसका विकास कहीं अधिक आसान था। सिर्फ 1 मिनट बाद जल बूंद बोन भी सफलतापूर्वक चौथे स्तर तक पहुंच गई, लेकिन इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। 1100 वर्ष का जीवन काल। इतना जीवन काल खर्च करके मेरे दिल में हल्का दर्द हुआ। अगर मेरे पास जीवन काल बोन न होती जो लगातार जीवन काल निगल सकती थी, तो मैं कभी भी 2 साधारण सफेद गुणवत्ता वाली बोन पर इतना जीवन काल खर्च नहीं करता। दोनों का विकास पूरा हो चुका था। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों को इससे भी कठिन परीक्षा देनी होगी। संलयन शुरू करने से पहले मैंने अग्निबोन और जल बूंद बोन को कई दर्जन जीवित कीड़े खिलाए। आखिर संलयन की 90% संभावना असफल होने की थी और असफलता का अर्थ था मृत्यु। अगर मरने से पहले भी उन्हें पेट भर खाना न मिले तो यह सचमुच बहुत दुखद होता। हालांकि जल अग्निबोन केवल हरी गुणवत्ता की बोन थी, लेकिन चौथे स्तर की जल अग्निबोन की क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन आ जाता था। यह कुछ उस ऑटो चेस गेम जैसा था जो मैं पहले खेला करता था, जहां एक 3 सितारा सफेद नायक कई बार एक सितारा नीले या यहां तक कि बैंगनी नायक से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था। इसके बाद मैंने फिर से स्वर्गीय मार्ग का सूचना पैनल खोला। संलयन शुरू करने से पहले मैंने उसमें कई ऐसी औषधियां भी मिलाई जो जल और अग्नि की विरोधी शक्तियों को संतुलित कर सकती थी। साथ ही मेरी मानसिक शक्ति भी लगातार सहायता कर रही थी। इससे संलयन की बहुत कम सफलता संभावना भी थोड़ी बढ़ सकती थी। अगले ही पल एक चमकदार प्रकाश गोला प्रकट हुआ। उसने अग्निबोन और जल बूंद बोन दोनों को अपने भीतर समा लिया। दोनों बोन कीड़े साफ तौर पर घबरा गए। फिर उन्हें मानो समझ आ गया कि क्या होने वाला है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल क्रोध और शत्रुता थी। आखिर पानी और आग स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी थे। अब उन्हें जबरदस्ती एक बना दिया जा रहा था। स्वाभाविक था कि वे इसका विरोध करें। इसी कारण पिछले जन्म में भी जल अग्निबोन बेहद दुर्लभ थी। उसी समय मेरे द्वारा पहले से तैयार की गई औषधियों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। प्रकाश गोले के भीतर एक शांत और कोमल संतुलन शक्ति फैलने लगी। वह धीरे धीरे अग्निबोन और जल बूंद बोन के बीच टकराती शक्तियों को शांत करने लगी। मैंने भी तुरंत अपनी मानसिक शक्ति सक्रिय की। मैं लगातार दोनों बोन कीड़ों को शांत करता रहा। धीरे धीरे उनके शरीर गैस में बदलने लगे और फिर वे दोनों पूरी तरह एक दूसरे में विलीन हो गए। आखिरकार मेरे सामने एक बिल्कुल नया बोन कीड़ा प्रकट हुआ। बधाई हो, संलयन सफल रहा। आपको हरी गुणवत्ता की दुर्लभ बोन जल अग्नि बोन प्राप्त हुई। जल अग्नि बोन के शरीर का आधा हिस्सा नीला था और आधा लाल। उसके भीतर पानी और आग की शक्तियां पूर्ण संतुलन में मौजूद थीं। मेरे मन में भी अपार उत्साह भर गया। मैंने तुरंत उसका सूचना पैनल खोला। बोन कीड़ा जल अग्नि बोन गुणवत्ता हरी स्तर
स्तर। 4 क्षमता जल और अग्नि। कौशल 1 प्रवाहित जल अग्नि धुआं। यह अत्यधिक गर्म जल अग्नि धुआं छोड़ सकती है। इस धुएं में अत्यधिक तापमान होने के साथ साथ पानी का गुण भी मौजूद रहता है। यदि कोई इससे जल जाए तो उसके शरीर पर लगातार बहने, भीगने और नमी का प्रभाव बना रहता है। ये साधारण आग की तरह आसानी से बुझाई नहीं जा सकती। कौशल 2 उबलता जल। भीषण अग्नि द्वारा अत्यधिक गर्म किया गया उच्च ताप वाला उबलता जल। इस उबलते जल में अग्नि के सभी गुण मौजूद रहते हैं। उच्च तापमान, भीषण गर्मी और निरंतर जलने की क्षमता। कौशल 3 जल वाष्प विस्फोट। पानी और आग की शक्ति को अत्यधिक दबाकर प्रयोग करना। पानी और आग लगातार आपस में मिलकर संकुचित होते रहते हैं, जिससे वे अस्थिर हो जाते हैं और अंत में एक भयंकर विस्फोट होता है। जल अग्नि अस्थि की जानकारी देखकर मैंने संतोष से सिर हिलाया। तीनों कौशल क्षेत्रीय एओई प्रभाव वाले थे। एक बार इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मनों की पूरी भीड़ एक साथ मारी जा सकती थी। ये सोचकर मेरा फिर से कत्लेआम करने का मन होने लगा। अब अस्थि योद्धा की स्वर्गीय रैंकिंग करने का समय था। स्वर्गीय रैंकिंग के बाद अस्थि योद्धाओं को तरह तरह के स्वर्गीय पुरस्कार मिलते हैं। यहाँ तक कि दुर्लभ प्रतिभाएं और उच्च श्रेणी की अस्थियां भी प्राप्त हो सकती हैं। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी रैंक क्या आएगी, क्योंकि मानसिक शक्ति रैंकिंग के दायरे में शामिल नहीं थी। मैंने मंत्र मुद्रा बनाई और एक सुनहरी रोशनी मेरे शरीर पर चमक उठी। जांच जारी। प्रथम स्तर की लाल श्रेणी की आयु अस्थि पाई गई। इसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए इसे रैंकिंग चयन में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रथम स्तर की नीली श्रेणी की अदृश्यता, अस्थि, छिपाव अस्थि और मजबूत अस्थि पाई गई। उत्कृष्ट गुणवत्ता और बेहतरीन संयोजन। मूल्यांकन। प्रथम स्तर का अस्थि योद्धा हत्यारे असैसिन के मार्ग पर चल सकता है। चौथे स्तर की हरी श्रेणी की जल अग्नि अस्थि पाई गई। इसकी युद्ध क्षमता अत्यंत शक्तिशाली है। मूल्यांकन जारी। मूल्यांकन। द्वितीय स्तर का अस्थि योद्धा। अंतिम परिणाम। द्वितीय स्तर का अस्थि योद्धा। आपने जंप रैंकिंग पूरी कर ली है और लगातार 2 स्तरों की छलांग लगाई है। इस रैंकिंग के आधार पर आपको 2 स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त होंगे। प्रथम स्तर का स्वर्गीय पुरस्कार, कोहरे का व्यक्ति, मिस्ट वॉकर उपाधि। यह उपाधि आपकी स्वर्गीय नियति को छिपाएगी, कारण परिणाम कर्म को ढक देगी, ताकि इस संसार का कोई भी मनुष्य या देवता आपके पिछले और अगले जन्म का पता न लगा सके। द्वितीय स्तर का स्वर्गीय पुरस्कार, दिव्य प्रतिभा जागरण, संहारक। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो सचमुच बिना पलक झपकाए हत्या कर सकता है और जिसे हत्या करना बेहद पसंद है। प्रतिभा कौशल 1 हर बार किसी की हत्या करने पर तुम्हारे शरीर के सभी गुण स्थायी रूप से बढ़ जाएंगे। प्रतिभा कौशल 2 तुम हत्या क्षेत्र किलिंग डोमेन बना सकते हो, जिससे आसपास के सभी लोग उसके प्रभाव में आ जाएंगे। हत्या क्षेत्र के भीतर तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जबकि तुम्हारे विरोधी भय में डूब जाएंगे और उनकी ताकत काफी कम हो जाएगी। हर हत्या के साथ तुम्हारे हत्या क्षेत्र की शक्ति और भी बढ़ती जाएगी। कूल डाउन 24 घंटे। हर बार हत्या क्षेत्र का प्रयोग करने के बाद तुम 8 घंटे तक कमजोरी की अवस्था में रहोगे। मैं अभी इस सब से उबर भी नहीं पाया था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मेरा मन तुरंत सतर्क हो गया। नमस्ते, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। हम सुबह मिले थे। उस मधुर आवाज को सुनते ही मुझे तुरंत याद आ गया। सुबह जब मैं बाहर निकला था तब मैंने उसे देखा था। काली स्टॉकिंग्स पहने, बेहद आकर्षक शरीर वाली खूबसूरत महिला। उसकी सबसे गहरी छाप इसलिए पड़ी थी क्योंकि पिछली रात वह अपने कमरे में पूरी रात ऊंची आवाज में कराहती रही थी। अगर मेरा अभी अभी पुनर्जन्म न हुआ होता और मेरा मूड अच्छा न होता तो मैं कब का जाकर उसका दरवाजा तोड़ चुका होता। मैंने हल्की सी आंखें सिकोड़ लीं और सोचने लगा, आधी रात को यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या वह सचमुच जीवन पर चर्चा करने आई है? ये तो बिल्कुल असंभव था। इतनी रात में किसी खूबसूरत औरत का आना, इसके पीछे जरूर कोई मकसद था। ये सोचते ही मेरे होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में उत्साह और उम्मीद साफ झलक रही थी। आखिर आज मैंने अभी तक किसी की हत्या नहीं की थी। मैंने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, अंदर आकर बैठना चाहोगी? वह एक पल के लिए चौंक गई। दरवाजा खुलते ही इतने सीधे हो? उसने बहुत से रंगीले आदमी देखे थे, लेकिन इतना खुला हुआ शायद पहली बार देखा था। वह मुस्कुराई। लगता है हमारी सोच मिलती है। जिंदगी छोटी है, इसलिए उसका आनंद लेना चाहिए। उसके शरीर से एक बेहद अनोखी खुशबू आ रही थी। उसके पूरे शरीर से एक परिपक्व स्त्री का आकर्षण झलक रहा था। छोटे भाई, तुम्हें इस बात से तो परेशानी नहीं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुम्हारे जैसी परिपक्व महिलाएं ही पसंद हैं। ये कहते हुए मैंने उसकी ठोड़ी हल्के से उंगलियों में पकड़ ली। उसकी त्वचा बेहद मुलायम और लोचदार थी। मन ही मन मैंने सोचा, अगर इसमें चाकू घुसाया जाए तो एहसास बहुत भरा पूरा होगा। सचमुच ये औरत तो जैसे मरने के लिए ही पैदा हुई है। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और बड़े अभ्यास के साथ अपने कपड़े उतारने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह सचमुच मेरे साथ कुछ अंतरंग करना चाहती थी, लेकिन इसकी वजह मेरा चेहरा नहीं था। उसके शरीर में एक विशेष अस्थि कीट था। कामना अस्थि, लस्ट बोन, नीली श्रेणी। हर बार स्त्री पुरुष संबंध के बाद यह अस्थि कीट विकसित होता था। यही इसका विकास करने का तरीका था। जब तक यह प्रक्रिया चलती रहती, ये पूर्ण अवस्था तक पहुंच सकता था। जैसे ही वह मुझ पर झपटी, मैं एक कदम बगल हट गया। क्या हुआ छोटे भाई? क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगी? मैंने शांत स्वर में कहा। सच कहूं तो तुम सुंदर हो, शरीर भी बेहतरीन है, लेकिन यह सुंदरता जिसे अस्थि कीट ने जबरदस्ती बनाया है, बेहद घिनौनी लगती है। मेरी प्रबल मानसिक शक्ति उसकी असली सूरत को साफ देख सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बदसूरत औरत अपने चेहरे पर इंसानी चमड़ी का नकाब पहनकर खड़ी हो। उसे देखकर घिन आने लगी। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा विकृत हो गया। स्पष्ट था कि मैंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट कर दी थी। मैं तो चाहती थी कि तुम्हें थोड़ा सुख मिले, लेकिन जब तुम खुद मौत बुला रहे हो तो मुझे दोष मत देना। अचानक उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकलने लगी। चारों ओर गुलाबी धुंध फैलने लगी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जैसा मैंने सोचा था, कामना अस्थि। इसकी लड़ाई का तरीका ही
ही विरोधी को मोहित करना था। जो भी इसके प्रभाव में आ जाता वह तुरंत मधुर कामना के भ्रम में फंस जाता और अंत में उसी भ्रम के भीतर उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह निचोड़ ली जाती। केवल एक सूखी लाश बचती। लेकिन मैं पूरी तरह शांत खड़ा रहा। मुझ पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। मेरे खिलाफ सुंदरता का इस्तेमाल करना सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका था। चाहे मेरी मानसिक शक्ति न भी होती, मैं ऐसे घटिया भ्रम में कभी नहीं फंसता, क्योंकि मैं एक ठंडे दिल वाला निर्दयी राक्षस था। असंभव! तुम पर इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? वह अविश्वास से मुझे देखने लगी। अब तक जब भी उसने कामना अस्थि का प्रयोग किया था, हर आदमी तुरंत उसके भ्रम में फंस जाता था। चेहरे पर वासना भरी मुस्कान आ जाती थी और वह उसके इशारों पर नाचने लगता था। लेकिन इस बार सब कुछ विफल हो गया। मैंने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। सिर्फ एक नीली श्रेणी की कामना अस्थि ही तो है, नारंगी श्रेणी की वासना अस्थि भी। तुम मुझे अपने मोह से कभी डिगा नहीं सकती। पिछले जन्म में मेरा सामना एक ऐसी स्त्री से हुआ था जो अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक रूप से मोहक थी। वह पूरी तरह प्राकृतिक सुंदरता वाली थी और उसके पास प्रसिद्ध वासना अस्थि भी थी। इतने बड़े प्रलोभन के सामने भी मैं पर्वत की तरह अडिग रहा। मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं हुई, यहाँ तक कि वह खुद अपने जीवन पर शक करने लगी थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं कामना अस्थि का अभ्यास करती हूँ? क्या तुम प्रतियोगिता संघ के आदमी हो? खूबसूरत औरत घबरा गई और तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से आसपास की जांच करने लगी, लेकिन उसे कहीं कोई घात लगाकर बैठा हुआ नहीं मिला। मैं शांत स्वर में बोला, अभी नहीं, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मैं जरूर बन जाऊंगा। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि इस औरत की हत्या करके उसी को प्रतियोगिता संघ में शामिल होने का प्रमाण बनाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ कामना अस्थि ही है? इतना कहते ही उसके सिर पर दो कान उगाए। उसकी कमर के पीछे एक भूरी पूंछ निकल आई। दोनों हाथों के नाखून भी तुरंत तेज चमकदार पंजों में बदल गए। वन बाघ अस्थि, नीली श्रेणी। युद्ध के समय यह अपने धारक को वन बाघ का रूप दे देती थी। उसकी प्रतिक्रिया गति कई गुना बढ़ जाती थी और शरीर बेहद फुर्तीला हो जाता था। वह लड़ते लड़ते दुश्मन को मोहित भी कर सकती थी। अच्छी बात यह थी कि यह सबसे निम्न स्तर की वन बाघ अस्थि थी, जैसा सोचा था। अस्थि गुरु लोग सचमुच साधारण नहीं होते। वह मुझे घूरते हुए ठंडी आवाज में बोली, अगर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो तुमने अभी अभी अपने कमरे में अस्थि कीट को साधा है और अभी अभी अस्थि गुरु बने हो, है ना? अब मैं तुम्हें दूसरे स्तर के अस्थि गुरु की असली ताकत दिखाऊंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कितना संयोग है, मैं भी दूसरे स्तर का अस्थि गुरु हूँ। वह ठंडी हंसी हंसी। उसे मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अगले ही पल उसका शरीर बिजली की तरह मेरी ओर झपटा। उसने अपने लंबे पंजे सीधे मेरे सीने की ओर बढ़ा दिए। मैंने अपने भीतर की विकृत अस्थि सक्रिय की और एक तरफ हट गया। बचते हुए मैंने उसकी लोमड़ी जैसी पूंछ को हल्के से छू भी लिया। वह बेहद मुलायम थी। मैं मुस्कुराकर बोला, वैसे क्या तुम थोड़ा और फर उगा सकती हो? मैं उससे एक मफलर बनाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही वह पूरी तरह आग बबूला हो गई। वह फिर से मुझ पर झपटी। साथ ही उसने अपने दूसरे अस्थि कीट को भी सक्रिय कर दिया, मोहक सुगंध अस्थि। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है तो अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अगले ही क्षण मेरी दोनों आंखों का रंग बदल गया। एक आग की तरह लाल हो गई, दूसरी पानी की तरह निर्मल नीली। फिर मेरी दोनों हथेलियों पर दो अलग अलग लपटें प्रकट हुई। एक नीली सफेद लौ जो असहनीय ठंड से भरी थी, दूसरी लाल अग्नि जो भयंकर गर्मी छोड़ रही थी। उस स्त्री के स्तब्ध चेहरे को देखकर मैं मुस्कुराया। यह पहली बार है जब मैं इस अस्थि कीट का युद्ध में प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे पहले शिकार बनने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। आशा करता हूँ तुम खुशी खुशी मरोगी। उस विचित्र दृश्य को देखकर खूबसूरत औरत सचमुच घबरा गई। उसकी छठी इंद्रिय लगातार चेतावनी दे रही थी कि यह चीज बेहद खतरनाक है। रुको, हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतनी मुश्किल से कोई खुद चलकर मेरे पास मरने आया था, मैं उसे कैसे जाने देता? मैंने दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाए। जैसे ही दोनों लपटें आपस में मिली, मेरे हाथों से एक भयावह दबाव चारों दिशाओं में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल सब कुछ विस्फोट हो जाएगा। उस समय वह औरत डर से कांप रही थी। पागल, ये आदमी पागल है क्या? इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं? वह पूरी तरह डर चुकी थी। मुड़कर खिड़की से भागने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी और आग की शक्ति पूरी तरह एक हो चुकी थी। मैंने दोनों शक्तियों से बनी अग्निकमल उसकी ओर फेंक दी। वह भाग भी नहीं पाई थी कि जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा कमरा धमाके से बुरी तरह तबाह हो गया। चारों ओर लाल और नीली लपटें फैल गईं। जहां तक उस औरत की बात थी, वह उसी क्षण मारी गई। उसके सारे आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। मैं खुद भी हैरान रह गया। जल अग्नि विस्फोट की शक्ति इतनी भयानक है। बिखरे हुए कमरे को देखकर मेरे होंठ अनायास फड़क उठे। मैंने कसम खाई कि मेरा होटल उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। यह सचमुच एक दुर्घटना थी। इसके बाद मैं उस औरत के शव के पास गया और उसकी आयु अवशोषित करने लगा। सफलतापूर्वक आयु अवशोषित हुई 1312 वर्ष। उसी समय मेरी दिव्य प्रतिभा संहारक भी सक्रिय हो गई। मेरी शक्ति, शारीरिक मजबूती और मानसिक शक्ति सभी में कुछ न कुछ स्थायी वृद्धि हुई। फिर मैंने होटल का फोन उठाया और रिसेप्शन पर कॉल किया, ऊपर आकर मेरा कमरा बदल दीजिए। जब रिसेप्शन की लड़की ने कमरे की हालत देखी तो उसके पैर वहीं कांपने लगे। उसे पहले सुनाई दिया, वह भयंकर विस्फोट याद आ गया। उसके मन में डर और भी बढ़ गया। मैंने उसकी हैरानी भरी शक्ल देखकर भी जरा सी शर्म महसूस नहीं की। गलती से इस कमरे में आग लग गई, मेरा कमरा बदल दो। कमरे का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई और कर देगा। मैंने पहले ही प्रतियोगिता संघ में शामिल होने का फैसला कर लिया था, इसलिए ये झंझट भी वही लोग संभालेंगे। हालांकि मेरे बैंक खाते में अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा थे, लेकिन मुफ्त में काम निकलवाने जैसी अच्छी आदत मैं छोड़ने वाला नहीं था। रिसेप्शन की लड़की का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। जी सर। इसी मंजिल पर एक कमरा अभी साफ हुआ है। दाईं ओर तीसरा कमरा आपका है। उसका कार्ड दरवाजे पर लगा हुआ है। मैंने जाते जाते कहा, और हाँ, उस औरत को मैंने ही मारा है। अब तुरंत पुलिस को फोन करो, कहना कि यहाँ एक दुष्ट अस्थि गुरु आया है और प्रतियोगिता संघ से कुछ बड़े अधिकारियों को भेजे। मेरी बात सुनकर रिसेप्शन
रिसेप्शन की लड़की अनायास पीछे मुड़ी। अगले ही पल उसकी भयभीत चीख पूरे होटल में गूंज उठी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। चिल्ला क्यों रही हो? जल्दी जाकर पुलिस को फोन करो। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। मुझे देखने वाली उसकी आंखों में सिर्फ डर ही डर था। दुष्ट अस्थि गुरु। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि मैं सचमुच एक दुष्ट अस्थि गुरु हूँ। मैंने होटल में एक औरत की हत्या कर दी थी और वो औरत बिना कपड़ों के पड़ी थी। उसने मन ही मन न जाने क्या क्या सोच लिया। वो घबरा कर वहां से भाग गई। उसे जाते हुए देखकर मुझे लगा शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। वो कांपते हुए रिसेप्शन पहुंची और तुरंत पुलिस को फोन लगाया। हेलो, क्या ये प्रतियोगिता संघ है? यहाँ एक दुष्ट अस्थि गुरु है। उसने होटल का पूरा कमरा उड़ा दिया है। उसने एक औरत की भी हत्या कर दी है। वह औरत बिना कपड़ों के थी। शायद उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है और उसी ने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता उसने कोई जाल बिछाया है या नहीं। कृपया जल्दी आइए, मुझे बचाइए। दूसरी ओर शिकायत मिलते ही प्रतियोगिता संघ पूरी तरह सतर्क हो गया। 4 विशेष दस्ते चौथे स्तर के अस्थि योद्धा कप्तानों के साथ और उनके सभी सदस्य, कुल मिलाकर 100 से भी अधिक अस्थि योद्धा तुरंत रवाना हो गए। शहर के बीचों बीच होने की वजह से चाहे उन्हें जाल का शक ही क्यों न हो, उन्हें जाना ही था। यही प्रतियोगिता संघ का कर्तव्य था। उधर मैं आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ समाचार देख रहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरे यून्हे शहर का प्रतियोगिता संघ मेरी ओर बढ़ चुका है। 5 मिनट बाद दर्जनों पुलिस गाड़ियां चारों दिशाओं से होटल की ओर दौड़ पड़ी। उनका नेतृत्व कर रहे थे वही व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में मेरी जान बचाई थी, लिन हान। दुष्ट अस्थि गुरु के युद्ध का स्थान मिल गया है। होटल की 7वीं मंजिल। पहले से तय योजना के अनुसार मैं प्रथम दस्ते को लेकर अंदर जाऊंगा। बाकी सभी दस्ते आसपास घेरा बनाए रखें और किसी भी समय सहायता के लिए तैयार रहें। बहुत जल्दी वे उस कमरे में पहुंचे जहां मैं पहले ठहरा हुआ था। कमरे की बर्बादी देखकर अनुभवी लिन हान ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया। यहाँ कामना अस्थि और जल अग्नि अस्थि दोनों की आभा मौजूद है। दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। सब लोग सावधान रहें। वहां पड़ी लाश शायद पीड़िता की है। फिलहाल उसे छोड़ दो। पहले उस दुष्ट अस्थि गुरु को पकड़ते हैं। इसके बाद वे बहुत सावधानी से मेरे वर्तमान कमरे के बाहर पहुंचे। उसी समय मैंने दरवाजा खोल दिया और अपने हिसाब से सबसे विनम्र मुस्कान दिखाते हुए कहा, हेलो, शुभ संध्या। मेरी शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने उनके आने का एहसास बहुत पहले ही कर लिया था। लिन हान और बाकी सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए। उनके चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव रखने वाले वे लोग अच्छी तरह जानते थे कि जब कोई दुश्मन मुस्कुराते हुए सामने आए तो अक्सर इसका मतलब होता है कि वह पहले ही कोई जाल बिछा चुका है। उन्होंने बिना किसी झिझक के एक साथ अपनी अस्थियां सक्रिय कर दी। उनके शरीर से रंग बिरंगी रोशनियां फूट पड़ी। अगले ही पल उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के मुझे काबू कर लिया। मैं पूरी तरह उलझ गया। रुकिए कप्तान लिन, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? लिन हान ने आंखें हल्की सिकोड़ ली। कल रात तुम्हारा उस गली में दिखाई देना सचमुच कोई संयोग नहीं था। सोचा नहीं था कि तुम एक दुष्ट अस्थि गुरु इतनी गहराई तक छिपे हुए हो। मेरे होंठ अनायास फड़क उठे। मैं दुष्ट अस्थि गुरु हूँ? तभी टीम के एक सदस्य ने तुरंत कहा, कप्तान देखिए, इसने खुद ही मान लिया। ये सुनकर मुझे तो लगभग खून की उल्टी आने वाली थी। लिन हान ने मेरा चेहरा देखा तो उन्हें भी कुछ अजीब लगा। अगर मैं सचमुच दुष्ट अस्थि गुरु होता तो बिना विरोध किए इतनी आसानी से पकड़ा क्यों जाता? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, सब कुछ साफ साफ समझाओ। बेबस होकर मुझे आज रात की पूरी घटना शुरू से अंत तक बतानी पड़ी। मेरी बात सुनने के बाद सब लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए। बिंग निंग, तुम जाकर घटनास्थल की जांच करो। कुछ ही देर बाद बिंग निंग वापस आ गई। कप्तान, वह औरत सचमुच दुष्ट अस्थि गुरु थी। उसके शरीर में कामना अस्थि, मोहक सुगंध अस्थि और वन बाघ अस्थि के अवशेष मिले हैं। जो कुछ उसने कहा सब सच है। लिन हान और बाकी लोगों के चेहरे पर तुरंत झिझक दिखाई दी। माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझ लिया। उसी समय मुझे भी समझ आ गया कि यह सब क्यों हुआ। जरूर उस रिसेप्शन वाली लड़की ने गलत खबर फैला दी होगी। अचानक लिन हान को कुछ याद आया। तुमने जल अग्नि अस्थि को साध लिया है ना? शायद अब वह तीसरे स्तर की होगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तीसरे स्तर की नहीं, चौथे स्तर की। क्या? चौथे स्तर की जल अग्नि अस्थि। लिन हान और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। जल अग्नि अस्थि बेहद विशेष मानी जाती थी। हरी श्रेणी की अस्थियों में इसकी युद्ध क्षमता लगभग सर्वोच्च स्तर पर थी। यहाँ तक कि तीसरे स्तर की कई नीली श्रेणी की युद्ध अस्थियां भी इसकी बराबरी नहीं कर पाती थी। लिन हान ने पूछा, क्या तुम्हारे पीछे कोई संगठन है? अगर तुम प्रतियोगिता संघ में शामिल होना चाहो तो इस दुष्ट अस्थि गुरु को मारने का पूरा श्रेय तुम्हें दिया जाएगा। संघ के भीतर मिलने वाले पुरस्कार भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर तुम्हारे पीछे कोई संगठन है तब भी तुम उसके बारे में सोच सकते हो। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। आजकल प्रतियोगिता संघ में लोगों की भारी कमी थी। इतना शक्तिशाली और इतना युवा योद्धा। लिन हान उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। हालांकि मैंने पहले ही प्रतियोगिता संघ में शामिल होने का फैसला कर लिया था, लेकिन अधिक लाभ पाने के लिए मैंने बाहर से पूरी शांति बनाए रखी। मैंने पूछा, अगर मैं प्रतियोगिता संघ में शामिल हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी मेरे पीछे कोई संगठन नहीं है। मेरी बात सुनकर लिन हान तुरंत बोले, तुम्हारी युद्ध क्षमता को देखते हुए संघ में शामिल होते ही मैं तुम्हें सीधे तीसरे स्तर का शुद्धिकर्ता नियुक्त करने का वादा कर सकता हूँ। हर महीने 10 नीली श्रेणी के अस्थि कोर या एक बैंगनी श्रेणी का अस्थि कोर मिलेगा। साथ ही 1 करोड़ रजत मुद्राएं भी। इसके अलावा आज की घटना का पूरा श्रेय भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हें काफी मात्रा में योगदान अंक मिलेंगे। उन अंकों से तुम संघ के भीतर ऐसी चीजें खरीद सकोगे जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। प्रतियोगिता संघ में शुद्धिकर्ताओं की रैंक 5 स्तरों में बांटी जाती थी। 5वां स्तर सबसे नीचे और पहला स्तर सबसे ऊंचा। पहले स्तर के ऊपर भी विशेष, सुपर और अल्ट्रा जैसी श्रेणियां थीं। यून्हे जैसे शहर में तीसरे स्तर का शुद्धिकर्ता पहले से ही बहुत ऊंचा पद माना जाता था। अधिकतर तीसरे स्तर के शुद्धिकर्ता स्वयं तीसरे स्तर के अस्थि योद्धा
योद्धा होते थे, जबकि लिन हान स्वयं केवल दूसरे स्तर के शुद्धिकर्ता थे और पूरे यूनहे शहर के प्रतियोगिता संघ का प्रमुख भी सिर्फ प्रथम स्तर का शुद्धिकर्ता था। मैं अच्छी तरह समझता था एक दूसरे स्तर के अस्थि योद्धा होने के नाते लिन हान इससे अधिक अधिकार नहीं रखते थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। कप्तान लिन, मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम गु लिन है। जब मैं लिन हान और बाकी लोगों के साथ होटल से बाहर निकला, तभी एक आकर्षक शरीर और सुंदर चेहरे वाली महिला उत्साह से मेरी ओर दौड़ी। मास्टर गु, आप यहाँ कैसे? मास्टर गु, आपके इलाज के बाद मेरी तेज हवा अस्थि पूरी तरह ठीक हो गई। मुझे सचमुच आपका धन्यवाद करना चाहिए। बोलने वाली थी दूसरे दस्ते की उप कप्तान, तीसरे स्तर की अस्थि योद्धा ये छिन। सब लोग आश्चर्य से हम दोनों को देखने लगे। मास्टर गु, ये कैसा संबोधन है? ये छिन ने पूरी घटना सबको विस्तार से बता दी। तभी सबको पता चला, सड़क पर मशहूर चिकित्सक मो छियान्यू को ढोंगी कहकर डांटने वाला और चेन समूह के बड़े बेटे की पिटाई करने वाला रहस्यमय व्यक्ति वही मैं था। लिन हान और बाकी लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरी युद्ध क्षमता इतनी ऊंची होने के साथ साथ मेरी चिकित्सकीय कला भी इतनी उत्कृष्ट होगी। लिन हान हंस पड़े। तो क्या हमने सचमुच कोई खजाना पा लिया है? उन्होंने वहीं सबके सामने घोषणा की, आज से गु लिन प्रतियोगिता संघ का सदस्य है। मो छियान्यू और चेन समूह जो भी करना चाहे, हमारा प्रतियोगिता संघ पूरी जिम्मेदारी लेगा। हालांकि चेन समूह में चौथे स्तर के अस्थि योद्धा मौजूद थे, फिर भी लिन हान ने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। पहले दस्ते का शिमैंग भी हंसते हुए बोला, जो हमारे प्रतियोगिता संघ के आदमी को छुएगा उसका सिर फोड़ देंगे। पहले दस्ते का ये फैंग भी मुस्कुराया, अगर मैं अपने जमा किए हुए शिकारी बम चेन समूह की इमारत की नींव में दबा दूं तो बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर बाकी सभी शुद्धिकर्ता भी हंस पड़े। एक बार कोई प्रतियोगिता संघ में शामिल हो जाए तो वह परिवार का हिस्सा बन जाता था। जहां तक चेन समूह और मो छियान्यू का सवाल था, वे किसी की परवाह नहीं करते थे। हालांकि मैं जानता था कि इन लोगों में से अधिकांश 2 महीने बाद युद्ध में शहीद हो जाएंगे, फिर भी दिल से मैं उनका सम्मान करता था। उसी समय दूसरे दस्ते के कप्तान आगे आए। नमस्ते, मैं दूसरे दस्ते का कप्तान शाओ हान हूँ, चौथे स्तर का अस्थि योद्धा। तुम अभी अभी प्रतियोगिता संघ में शामिल हुए हो, इसलिए शायद अभी तुम्हारा कोई दस्ता तय नहीं हुआ होगा। क्या तुम्हें हमारे दूसरे दस्ते में आने में रुचि है? ये कहते हुए शाओ हान ने पास खड़ी ये छिन की ओर इशारा किया। हमारे दूसरे दस्ते की उप कप्तान यही खूबसूरत ये छिन है। शायद तुम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। अगर इतना शक्तिशाली युद्ध कुशल अस्थि गुरु उनके दूसरे दस्ते में शामिल हो जाता तो उनका पूरा दस्ता सीधे नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। ये छिंग ने भी तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर गु, अगर आप हमारे दूसरे दस्ते में शामिल होने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी मार्गदर्शक बन सकती हूँ। मैं आपको प्रतियोगिता संघ के अंदर की सारी जानकारी अच्छे से समझाऊंगी। इस मामले में मैं काफी माहिर हूँ। ये सुनते ही पहले दस्ते का शिमैंग बेचैन हो गया। ऐसा मत समझो कि सिर्फ तुम्हारे दूसरे दस्ते में ही सुंदर लड़कियां हैं। क्या हमारे पहले दस्ते की बिंगनिंग सुंदर नहीं है? तीसरे दस्ते की वांग यान हल्के से हंसी। शायद हमारे तीसरे दस्ते में आना इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ 1 3 6 1। वांग यान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शाओ हान और शिमैंग दोनों ने उसे घूर कर देखा। उनकी तीखी नजरों ने उसकी बाकी बात गले में ही रोक दी। देखते ही देखते सभी लोग आपस में बहस करने लगे। ऐसा लग रहा था कि बस अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी लिन हान ने तुरंत बीच में आकर सबको रोक दिया। तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? गु लिन किस दस्ते में जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। ये सब हमारे निदेशक की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ठीक है, आज रात का अभियान समाप्त हुआ, अब सब लोग वापस जाओ। जब बाकी सभी दस्ते जा चुके तब लिन हान अचानक मेरी ओर मुड़े। वो, अगर कल निदेशक तुमसे पूछें कि तुम किस दस्ते में शामिल होना चाहते हो तो उम्मीद है कि तुम जितना हो सके हमारे पहले दस्ते को चुनने की कोशिश करोगे। हमारा पहला दस्ता सबसे शक्तिशाली है, यहाँ सुविधाएं भी सबसे अच्छी हैं, संसाधनों के वितरण में भी हमें प्राथमिकता मिलती है। पास खड़े शिमैंग की आंखें तुरंत फैल गईं। उसे अचानक महसूस हुआ कि अपने कप्तान की तुलना में वो तो सचमुच बहुत सीधा साधा था। मैं भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहर से इतने न्यायप्रिय और गंभीर दिखने वाले कप्तान लिन अंदर से इतने चालाक भी हो सकते हैं। लिन हान ने फिर कहा, बिंग निंग, तुम भी कुछ बोलो, उसे समझाओ। बिंग निंग चुपचाप खड़ी रही। लिन हान ने उसे आंखों से इशारा किया। मैंने बेबस होकर मुस्कुरा दिया। ठीक है कप्तान लिन, अगर मुझे चुनने का अवसर मिला तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पहले दस्ते में ही शामिल हो जाऊं। मुझे आपके दस्ते का माहौल भी काफी पसंद आया। प्रतियोगिता संघ के यूनहे शहर मुख्यालय लौटने के बाद लिन हान ने मुझे एक कलाई घड़ी सौंपी। ये प्रतियोगिता संघ का विशेष उपकरण है जिससे हम सामान्यतः मिशन स्वीकार करते हैं। हर मिशन पूरा होने के बाद यह मिशन की कठिनाई के अनुसार अपने आप तुम्हें अंक प्रदान करेगा। इन अंकों की कीमत रजत मुद्राओं से कहीं अधिक है। प्रतियोगिता संघ के भीतर तुम अंकों के बदले लगभग हर चीज प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त अंक हो तो तुम नारंगी श्रेणी के अस्थि कीट भी प्राप्त कर सकते हो। यही वह सबसे बड़ा कारण था कि मैं प्रतियोगिता संघ में शामिल होने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन मुझे इतने अधिक अंक खर्च करके तैयार अस्थि कीट खरीदने में कोई रुचि नहीं थी। जिस चीज में मेरी असली दिलचस्पी थी वह थे वे एक एक करके मिलने वाले उच्च श्रेणी के अस्थि बक्से।